साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस पोइम टिंटन एबी। अगर टिंटन एबी की बात करते हैं तो इस वीडियो में इस पोइम पर आधारित 50 वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ द पोइम टिंटन एबी। जो टिंटन एबी पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसका फुल टाइटल क्या है? तो उसका फुल टाइटल कौन सा है? ये वाला, यानी कि लाइन्स रिटन आ few mile above Tinton Abbey on revisiting the bank of by during a tour जुलाई 13 1798। ये इस पोइम टिंटन एबी का पूरा नाम है, पूरा टाइटल है। बात क्लियर होगी। अब इसमें भी टिंटन क्या है? तो टिंटन क्या है? एक विलेज का नाम है, एक गांव का नाम है। और ये जो गांव है वो बाय नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर वाई, एक बाई रिवर बहती है, ठीक है। वाई नदी है, जैसे अपने यहाँ गंगा नदी के किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, वैसे इंग्लैंड में जो है बाई नदी के किनारे एक टिंटन गांव बसा हुआ है। उस गांव का नाम है टिंटन, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। और इसमें टिंटन एबी क्या है? तो अगर हम टिंटन एबी की बात करें तो ये क्या है? ये एक मिडेवल चर्च है। और किसकी? ऑफ दी सिस्टेरियन मॉन्क। यानी कि यहाँ पर एक ही चीज बताएगी। सबसे पहले क्वेश्चन में ये बात किया गया कि टिंटन क्या है। अभी हमने टिंटन एबी नहीं बोला, क्या खाली टिंटन बोला कि टिंटन क्या है? तो टिंटन एक गांव का नाम है जो कि बाय नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर मैंने क्वेश्चन किया टिंटन एबी क्या है? तो टिंटन एबी कुछ और नहीं, कुछ अलग नहीं, बल्कि क्या है? जो सिस्टेरियन भिक्षु थे, मॉन्क थे, जितने भी हमारे सिस्टेरियन भिक्षुओं का एक मध्ययुगीन चर्च के लिए बोला गया है, वहां पे चर्च का नाम है टिंटन एबी। ध्यान रखना, किसका? एक मध्ययुगीन चर्च थी जिसमें कौन रहा करते थे? सिस्टेरियन भिक्षु रहा करते थे, ठीक है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ वाला, हु इज द साइलेंट लिसनर इन द पोइम। ये जो पोइम है ना पूरी टिंटन एबी, इसमें यार साइलेंट लिसनर कौन है? चुपचाप, ये विलियम वर्ड्सवर्थ तो बोलते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, लेकिन चुपचाप इनकी बातों को सुनता कौन है? इनकी संगति वहां पर कौन है? यानी कि टूर के साथ में और कौन गया हुआ है? तो इनकी बहन डोरथी वर्ड्सवर्थ होती हैं, ठीक है, वो है साइलेंट लिसनर। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी पोइम है उसमें साइलेंट लिसनर कौन दिखाया जाता है, चुपचाप उनकी बातों को कौन सुन रहा है, तो वो उनकी बहन डोरथी वर्ड्सवर्थ हैं। बात क्लियर होगी। पांचवा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हाउ डज द साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हाउंट वर्ड्सवर्थ। इसका मीनिंग ये हुआ कि किस तरीके से साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो झरना है, वो किस तरीके की आवाज करता है। तो साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हाउंट वर्ड्सवर्थ लाइक अ पैशन। क्या जोड़ोगे उसके आगे? लाइक अ पैशन, ठीक है, एक जुनून की तरह। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब। जो इसका स्पीकर है, अब भाई स्पीकर कौन है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ है, ध्यान बनाए रखना। स्पीकर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब, वर्णन करते हैं, एज द ड्वेलिंग प्लेस फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड हार्मोनीज। तो किसको? नेचर के लिए। किसको? आंसर ध्यान बनाए रखना, इसका क्या होगा? नेचर, प्रकृति। 7वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द स्पीकर इमेजिन। जो स्पीकर है वो क्या इमेजिन करते हैं? इमेजिन का मतलब होता है कि कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, उत्तरदायी है, फॉर के लिए, किसके लिए? ये जो धुआं उठ रहा है ना, स्मोक राइजिंग अबव द ट्रीज, जंगलों के बीच में से, जहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ घूमने के लिए गए हैं टिंटन एबी में, वहां पर दूर से देखते हैं तो जंगलों यानी कि पेड़ों के बीच में से होकर के ऊपर के लिए क्या उठ रहा है? धुआं उठ रहा है। तो वो क्या इमेजिन कर लेते हैं कि वहां पर कौन होगा? तो वो इमेजिन कर लेते हैं कि वहां पर कोई ना कोई हर्मिट होगा, कोई साधु होगा, जो कि वहां पर जो है आग जलाए हुए बैठा होगा, और उसी का ये धुआं जो है वो वृक्षों में से होकर के ऊपर की ओर उठ रहा है। बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे पेड़ों के ऊपर उठने वाले धुओं के लिए जो स्पीकर है वो क्या कल्पना करता है? कल्पना ये करता है कि वहां पर कोई ना कोई हर्मिट होगा, साधु होगा। अगला, अगर हम पेंथिज्म की बात करें, 8वां क्वेश्चन की, व्हाट इज पेंथिज्म। पेंथिज्म क्या है? तो पेंथिज्म जो सर्वेश्वरवाद होते ना, कि भगवान ही सब कुछ है, सब कुछ ही भगवान है, वही पेंथिज्म। तो दी बिलीव, विश्वास, डेट की नेचर एंड गॉड आर वन। पेंथिज्म हम उसे कहेंगे, एक ऐसा विश्वास कि प्रकृति और ईश्वर एक हैं,
यानी कि प्रकृति और ईश्वर के एक होने के विश्वास को ही हम क्या कहेंगे, पैंथिज्म कहेंगे। ठीक है, अगला, व्हाट ईयर, कौन सी साल बाद ये पोइम, ये जो टिंटन अबे पोइम है, ये पोइम कौन सी साल कंपोज की गई, तो 1798 में, 1798 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा नीचे इज मीन्स है अ नोटेबल एडजेक्टिव यूज्ड, एक बहुत ही नोटेबल एडजेक्टिव, उल्लेखनीय एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, डिस्क्राइब, और एडजेक्टिव का प्रयोग वैसे भी किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। तो एक नदी का नाम दिया रखा है और नदी का नाम है बाई रिवर। क्या नाम दे रखा है, बाई रिवर। तो बाई रिवर के पहले कौन सा शब्द लगा है एडजेक्टिव के रूप में, तो सिल्वन बाई, कौन सा, सिल्वन बर्ड, ध्यान बनाए रखना। 11 नंबर पे अगर हम बात करें तो हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस द लास्ट टाइम स्पीकर टुवर्ड द रिवर, इसका अर्थ ये हुआ हाउ लॉन्ग, कितना समय पहले, इट हैज बीन यानी कि कितना समय हो गया, द लास्ट टाइम जो स्पीकर, स्पीकर कौन, विलियम बर्ड्सवर्थ ने टूर यानी कि भ्रमण किया था द रिवर, इस नदी पर। इसका मतलब आखिरी बार जो स्पीकर हैं उन्होंने नदी का दौरा किए हुए कितना समय हो गया, तो 5 साल हो गए। इस जगह पर विलियम बर्ड्सवर्थ 5 साल पहले आए थे, कब, 1793 में। ठीक है, और अब दोबारा कब आए हैं, 1798 में, 13 जुलाई 1798 को एक बार फिर से पुनः रिविजिट किया है, कहाँ, टिंटन अबे का। बात क्लियर होगी। अगला 12 नंबर की अगर हम बात करें तो बहुत टाइप ऑफ मीटर, किस तरीके का मीटर का प्रयोग किया गया, डज द पोइट यूज, यहाँ पर जो पोइट हैं विलियम बर्ड्सवर्थ वो किस तरीके के मीटर का प्रयोग करते हैं, तो डेक्टाइलिक ट्राईमीटर का प्रयोग करते हैं। कौन से, डेक्टाइलिक ट्राईमीटर। ओके, अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखो, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, हु इज द स्पीकर। उन्होंने कहा कि ये जो पोएट्री है ना वो शक्तिशाली भावनाओं का जो अपने आप स्वतः ही हमारी फीलिंग्स को क्या करता है, स्वतः ही फीलिंग्स को अंदर से बाहर की ओर लेकर के आता है। ये भावनाएं यानी कि भावनाओं से अपनी उत्पत्ति लेता है, शांति में भी याद किया जाता है, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ओके, तो ये जो डेफिनेशन है सिंपल सा ये समझो, ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। डेफिनेशन को लर्न आउट कर लीजिएगा कि पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। और ये जहां पर भी आप जाओगे इंटरव्यू देने या कहीं पर भी, तो हर एक इंटरव्यूअर के द्वारा लगभग उसके दिमाग में ये पोएट्री की डेफिनेशन जरूर पूछ ली जाती है कि ऐसी कौन सी पोएट्री की डेफिनेशन है जो विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन थीम, टिंटन अबे जो टिंटन अबे पोइम है इसकी मेन थीम क्या है, तो मेन थीम इसकी मेमोरी और नेचर वर्शिप है, यानी कि अगर हम बात करें स्मृति, यादें और प्रकृति की पूजा, इसकी जो है वो मेन थीम दिखाई जाती है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच सीजन, वो सीजन कौन सा था, वो ऋतु कौन सी थी जब ये 1793 में विलियम बर्ड्सवर्थ टिंटन अबे आए थे। यानी कि विलियम बर्ड्सवर्थ जब इन्होंने विजिट किया था टिंटन अबे का 1793 में, वो सीजन का नाम बताना है, कौन सी सीजन में आए थे, तो ये समर सीजन में आए थे, यानी कि ग्रीष्मकालीन ऋतु में। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वेयर डज द पोइट साइटेड लैंडस्केप, साइटेड एज ही डिस्क्राइब द लैंडस्केप, इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ये वाला यहां पर उठ करके जाएगा। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो उनके कहने का मतलब ये है कि जब विलियम बर्ड्सवर्थ टिंटन अबे जाते हैं तो वहां पर ये बैठे होते हैं, तो कौन से वृक्ष के नीचे ये बैठ जाते हैं, तो अंडर अ सैकामोर ट्री होता है। सैकामोर ट्री किसको कहते हैं, गूलर के वृक्ष को देखते हैं, तुमने देखा होगा गांव वगैरह में कहीं गए होंगे, तो जो गूलर का वृक्ष होता है उसकी पत्तियां बड़ी घनी होती हैं। ठीक है, तो विलियम बर्ड्सवर्थ भी गूलर के वृक्ष के नीचे, सैकामोर ट्री के नीचे जो है वो बैठे हुए हैं और बैठे बैठे लैंडस्केप को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं अच्छे तरीके से। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड की स्पेलिंग गलत है, सही कर लीजिएगा, SOLITUDE, सॉलिट्यूड। इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रिफ शुड बी दाई पोर्शन whom is Wordsworth referring to, यहां पर देखो सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, फियर का मतलब होता है भय, पेन का मतलब दर्द, ग्रीफ का मतलब शोक दुख,
शुड बी दाई पोर्शन। शुड बी दाई पोर्शन का मतलब हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, यानी कि तुम्हारा हिस्सा होना चाहिए। वर्षवर्त यहाँ पर ये किसका जिक्र कर रहे हैं, तो अपनी प्रिय बहन द्रोथी वर्षवर्त का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, यहाँ पे जो दाई शब्द है, ये दाई शब्द है ना, वो भी किसके लिए आया है, यहाँ पर द्रोथी वर्षवर्त के लिए ही यूज किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, डेट टाइम इज पास्ट व्हाट टाइम इज रेफर्ड इज हेयर। डेट टाइम सिर्फ इतने से उसमें देखना, इसका मतलब क्या है बस इतना बता दो, डेट टाइम इज पास्ट वो समय गुजर गया। जैसे हम लोग नहीं कहते यार वो क्या जमाने थे, स्कूल के क्या दिन थे, वो समय वो बचपन क्या था, वो तो सब गुजर चुका है। तो वैसे ही विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि डेट टाइम इज पास्ट, वो समय गुजर गया, वह समय बीत चुका है। यहाँ किस समय का उल्लेख किया गया है, तो अपने बचपन के दिनों की बात कर रहे हैं, चाइल्डहुड डेज की बात कर रहे हैं, यानी कि मेरे जो चाइल्डहुड के डेज थे, दिन थे बचपन के, वो गुजर गए। 20 नंबर का क्वेश्चन, द पोइम टिंटन अबे इज डिवाइडेड इनटू। जो पोइम टिंटन अबे है वो कितने कैंटोस या सेक्शन में डिवाइड की गई, तो ये 5 कैंटोस या सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। अगला उन्होंने कहा हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। इस लाइन में आपको फिगर ऑफ स्पीच का यूज करना है। अच्छा, हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट्स का मतलब होता है अधूरे विचार, तो इसमें मेटाफर का यूज किया गया है। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स, ओके, जिसमें एज लाइक सो आर नॉट यूज्ड, जिसमें एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ, इम्प्लाइड सिम्बली होता है ये मेटाफर। अगला 22 नंबर की अगर हम बात करें, एट द बिगिनिंग ऑफ द पोइम, पोइम की शुरुआत में व्हाट डज, किसका, वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब करते हैं इन डिटेल। तो यानी कि कविता की शुरुआत में विलियम वर्ड्सवर्थ ने विस्तार से क्या वर्णन किया है, किसके बारे में, तो जो लैंड है, भूमि है, नियर दी टिंटन एबी, जो टिंटन एबी के पास में एबी, जो टिंटन एबी है उसके जो मठ बना हुआ है, मठ के पास की जो जमीन है, भूमि है, वहाँ का परिदृश्य है, दृश्य है, उनका जिक्र करते हैं पोइम के शुरुआत में। 23 नंबर की अगर हम बात करें तो व्हाट डिड द पोइट एड्रेस। द पोइट मीन्स कवि एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं इन दी 5th सेक्शन, यानी कि ये जो पूरी पोइम है हमारी 5 कैंटोस में डिवाइड है, फिर 5 सेक्शन में डिवाइड है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो लास्ट वाले सेक्शन में, जब आप इस पोइम को पढ़ोगे ना तब आपको पता लगेगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोइम के लास्ट सेक्शन में, अंतिम पैराग्राफ में क्या जिक्र किया, किसको एड्रेस किया है, तो अपनी बहन द्रोथी वर्ड्सवर्थ को एड्रेस किया है। भैया किसको एड्रेस किया है, अपनी बहन द्रोथी वर्ड्सवर्थ के लिए। बात क्लियर होगी। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, टू विच एनिमल, कौन सा एनिमल डज द स्पीकर लाइक इन द यूथफुल वर्जिन ऑफ देमसेल्व्स। इसका अर्थ ये हुआ कि जो स्पीकर हैं, स्पीकर कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ खुद किस जानवर से अपनी युवावस्था की तुलना करते हैं, यूथफुल समय, यूथफुल की तुलना जो है वो किससे करते हैं, तो एक कौन सा जानवर है, टू विच एनिमल, किस जानवर से अपने यूथफुल की तुलना करते हैं, तो कौन करता है, स्पीकर यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ। तो किससे करते हैं, आर रो। अब आर रो का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। एक हिरन टाइप का होता है, ठीक है, रो क्या होता है, एक हिरन टाइप का होता है, तो अपनी तुलना एक हिरन से करते हैं, ठीक, ध्यान बनाए रखना। अगला 25 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, दीज वाटर्स। अच्छा, वाटर तो हमारा, अगर हम खाली वाटर की बात करें, ध्यान समझिएगा यहाँ पर कि वाटर तो लिक्विड होता है और लिक्विड अनकाउंटेबल होता है, जिसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, और उससे पहले जो डिटरमिनर आएगा वो भी हमारा प्लूरल नहीं आ सकता। तो यहाँ पे दीज वाटर्स, इसका मतलब यहाँ पे जो वाटर है ना वो पानी के लिए यूज नहीं किया गया, क्या है, झरनों के लिए यूज किया गया है, कि जिस जगह पर ये घूम रहे हैं वहां पर बहुत सारे झरने हैं, कई सारे झरने हैं, तो उन्होंने कहा दीज वाटर्स, ये झरने रोलिंग आ रहे हैं, यानी कि जब वो पहाड़ से नीचे की ओर गिरते हैं झरना, तो उनके लिए रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग विद अ सॉफ्ट आइलैंड मरमर, और उसमें तब आवाज़ जो होती है वो मरमर साउंड होती है। ये मरमर साउंड ही इसको किस फिगर ऑफ स्पीच की ओर ले जाता है, पर्सोनिफिकेशन, इसकी ओर पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण की ओर। वैसे मरमर अगर आ जाए, मरमर साउंड, तो साउंड अगर कहीं पर आ जाता है तो वहाँ पे ओनोमाटोपोइया भी होता है। क्या होता है, ओनोमाटोपोइया भी होता है।
ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट, वेन वाज द पोइम टिंटन अबे पब्लिश। ये जो टिंटन अबे पोइम है वो कब पब्लिश होती है, तो 1798 को इन फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ लैरिकल बैलड। जो विलियम वर्ड्सवर्थ का लैरिकल बैलड आया था जिसमें टोटल 23 पोइम थी, 23 में से जो टोटल 23 पोइम थी उनमें से 19 पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 पोइम किसने लिखी थी, एस टी कॉलरिज ने लिखी थी। यहाँ पे क्वेश्चन ये किया गया है कि वेन वाज दी पोइम टिंटन अबे पब्लिश कब हुई, 1798 में, और कहाँ पब्लिश हुई थी, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के लैरिकल बैलड में, जिसमें टोटल 23। अब अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द लास्ट पोइम ऑफ द बैलूम लैरिकल बैलड। इसीलिए हमने कहा वो हम 23 पोइम का जिक्र कर रहे थे, तो उन 23 पोइम में सबसे लास्ट वाली पोइम का क्या नाम है, तो सबसे लास्ट वाली पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ की है, कौन सी, टिंटन अबे। अच्छा, अब आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज और बताना है हमको, ठीक है, आपके आंसर का इंतजार रहेगा हमारे लिए कि लैरिकल बैलड की सबसे पहली पोइम कौन सी थी, ठीक है, और इतना हिंट कर देते हैं, एस टी कॉलरिज की थी सबसे पहली पोइम, ठीक है, और ये किसकी, टिंटन अबे सबसे लास्ट है, एस टी कॉलरिज की सबसे पहली थी, तो वो उसका नाम तुम्हें क्या करना है, कमेंट करना है। 28 नंबर की अगर हम बात करें, एज इन अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आइज वेयर डज द लाइन अपीयर। ये लाइनें कहाँ से लिखी, एज इन अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आइज। ये लाइनें आपको बताना है जैसा कि एक परिदृश्य में एक अंधे आदमी की आंखों के लिए, यानी कि जैसे अगर मैं इस लाइन की बात करूं, जैसे कोई मान लीजिए मैंने कोई दृश्य देखा और दृश्य देखने के बाद मैं अगर अंधा हो जाऊं तो वो दृश्य तो हमारे दिमाग में चलता ही रहेगा, वही चीज़ बताई गई है यहाँ पर। तो ये जो लाइनें हैं ना वो टिंटन अबे से ली गई हैं। अगला, वॉज शॉर्ट ऑफ वर्स इज दी पोइम रिटेन इन। ये जो पोइम है ना वो किस में लिखी गई है, तो ये जो पोइम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, किस में लिखी गई, ब्लैंक वर्स में। नेक्स्ट, दी पोइम टिंटन अबे इज डिजाइनेटेड एज। टिंटन अबे को डिजाइन किया गया लैंडस्केप पोइम और कन्वर्सेशनल पोइम, या तो आप इसको लैंडस्केप पोइम कहिएगा या इसको कन्वर्सेशनल यानी कि वार्तालाप कविता भी बोल सकते हो, ठीक है। अगला, अगर हम बात करें दी पोइम टिंटन अबे इज रिटेन इन, और ये जो टिंटन अबे है वो डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, किसमें, डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्स में। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, व्हाट इज द रिवर मेंशन्ड इन द पोइम टिंटन अबे। टिंटन अबे पूरी पोइम पढ़ोगे तो इस पूरी पोइम में कौन सी नदी का जिक्र किया गया है, तो भाई रिवर बाई नदी का जिक्र किया गया है। बाई नदी के किनारे ही टिंटन अबे नाम का मठ जो है वो बना हुआ है टिंटन नामक गांव में। What word does the speaker use to refer their family member? इनके साथ में जब ये टिंटन अबे का भ्रमण करने के लिए, विजिट करने के लिए गए थे, तो इनके साथ में इनका एक फैमिली मेंबर था, और वो फैमिली मेंबर कोई और नहीं बल्कि इनकी चहेती बहन द्रोथी वर्ड्सवर्थ थी, ठीक है। उन द्रोथी वर्ड्सवर्थ के लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया इस पोइम में, तो फ्रेंड कह करके पुकारा। क्या कह करके पुकारा, फ्रेंड। अगला, 34 नंबर की अगर हम बात करें तो स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। एक लाइन आई है, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता का अभी भी उदास संगीत। ये जो पंक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी टिंटन अबे से ली गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ध्यान बनाए रखना। अगला, व्हेन वाज द लास्ट टाइम द स्पीकर हैड विजिट टिंटन अबे। क्वेश्चन ये किया गया है कि यहाँ पर टिंटन अबे का दौरा लास्ट टाइम कब किया था स्पीकर ने। स्पीकर कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। व्हेन मींस कब, यानी कि टाइम बताना है आपको, बाद लास्ट टाइम का, स्पीकर कब आए थे विजिट करने के लिए टिंटन अबे, तो 5 साल पहले आए थे। कब आए थे, 5 साल पहले, 1793 में, ठीक है। दूसरी बार कब गए थे, 1798 में, और ठीक 5 साल पहले 1793 में पहली बार गए थे। ये पहली बार है और ये दूसरी बार है। अगला, टिंटन अबे इज आ, क्या है, एक ड्रामेटिक लिरिक है। इसके बाद वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया नेचर को इन दी पोइम टिंटन अबे में। तो जो टिंटन अबे पोइम है, इस पोइम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने
प्रकृति का वर्णन किस प्रकार किया है? तो देखो प्रकृति का वर्णन उन्होंने किस तरीके से किया, प्रकृति को बताया कि दी नर्स बताया उसको, दी गाइड बताया, दी गार्जियन बताया, नर्स गाइड और अभिभावक है ना, इस तरीके से वर्णन किया है। दी पोइट हैड विजिटेड, कवि ने भ्रमण किया दी एरिया का भेन जब ही बाज, यानी कि जब ये पहली बार टिंटानाबे गया था, कौन? विलियम बर्ड्सवर्थ। जब पहली बार ये गए थे टिंटानाबे तब ये कितने सालों के थे? 23 साल के थे। अब कैसे थे कभी नहीं भूलोगे, ध्यान बनाए रखना भाई। 1770 में विलियम बर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ और ये 1770 में विलियम बर्ड्सवर्थ का क्या हुआ? जन्म हुआ, ठीक है। और ये 1793 में टिंटानाबे की पहली बार यात्रा करने गए, तो 23 सालें हो गई ना। तो सबसे पहली बार जब ये टिंटानाबे की यात्रा करने गए थे तो उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 23 साल की थी, बस इतना ध्यान रखा। अगला नेक्स्ट, इन द पोएम, कविता में, टिंटानाबे कविता में बर्ड्सवर्थ कंप्रेस करते हैं हिमसेल्फ को विद, यानी कि कंपेरिजन करते हैं, यहाँ पे कंपेरिजन होगा, कंपेयर करते हैं। तो किससे कंपेयर करते हैं ये, कब किससे तुलना करते हैं? ध्यान बनाए रखिएगा, मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि टिंटानाबे कविता में विलियम बर्ड्सवर्थ ने खुद की तुलना किससे की है? तो खुद की तुलना इन्होंने एक हिरन से की है, और रो मीन्स होता है हिरन। हाउ डज द स्पीकर सी नेचर एज एन एडल्ट, लेकिन अब वो एडल्ट हो गया है, युवा हो गया है। युवा होने पर प्रकृति, जो स्पीकर है प्रकृति ने एक वयस्क के रूप में कैसे देखता है? जब वो बड़ा हो गया, युवा हो गया, तब वो प्रकृति को किस तरीके से देखता है? तो ही यूज इट एज हिज रिफ्यूज एंड पीस, वह अब इसे अपनी शरण और शांति के रूप में उपयोग करता है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। 41 नंबर की अगर हम बात करें, व्हाट आर सम सिनोनिम, कुछ सिनोनिम है यूजेस फॉर नेचर, जिसको इन्होंने नेचर के लिए यूज किए हैं विलियम बर्ड्सवर्थ ने, देख लो। एक एंकर ऑफ प्योरेस्ट थॉट, दूसरा दी नर्स, तीसरा दी गाइड, ये सब नेचर के लिए यूज किए गए शब्द हैं, ठीक है। जैसे आपके बहुत सारे नाम, घर पर कोई और नाम चलता है, स्कूल में कोई और नाम चलता है, दोस्त तुम्हारा किसी और नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से विलियम बर्ड्सवर्थ ने भी इस पोएम में कविता को कई सारे नामों से प्रकृति को कई सारे नामों से पुकारा है, जैसे एंकर ऑफ पूरेस्ट थॉट, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ द हार्ट, द सोल ऑफ द मॉरल बीइंग, ये सब इसके सिनोनिम है, किसके? नेचर के। व्हाट फीलिंग डज द बाई वैली, जो बाई वैली है, वैली का मतलब घाटी, गिव द स्पीकर, तो उनके कहने का मतलब ये है भाई 42 नंबर पे कि जो बाई घाटी है उसमें स्पीकर को क्या भावनाएं, यानी कि किस तरीके की फीलिंग्स आती हैं, वो कैसा महसूस करते हैं? तो बड़ा कंफर्ट महसूस करते हैं और हैप्पीनेस महसूस करते हैं, आराम और खुशी। अगला 43 नंबर देखिए, विद द पासिंग ऑफ यूथ गोज, भाई विद द पासिंग ऑफ यूथ गोज का मतलब हुआ बर्ड्सवर्थ के अनुसार युवावस्था के गुजरने के साथ, इनका पासिंग हो चुका है, क्या? यूथ, इनकी युवावस्था गोज गुजर चुकी है। व्हाट टू सर्टेन फीलिंग, कौन सी दो निश्चित भावनाएं, फीलिंग जो हैं आती हैं अकॉर्डिंग टू बर्ड्सवर्थ के अनुसार। एक बार फिर समझ लीजिएगा, देखो अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को समझना जरूरी है, अधिक देर तक तुम्हें याद बना रहेगा। बर्ड्सवर्थ के अनुसार युवावस्था के गुजरने के साथ कौन सी दो उनके अंदर सर्टेन फीलिंग आती हैं, निश्चित भावनाएं आती हैं। वो दो भावनाएं जो होती हैं भाई, वो एक एकिंग जॉइस और दूसरा डिजी रैप्चर्स। पहली एकिंग जॉइस यानी कि सुख का दर्द, और दूसरा कहते नहीं कभी कभी खुशी में भी व्यक्ति के आंसू निकल आते हैं, कहते नहीं खुशी के आंसू हैं, खुश में भी रोने लगता है, वैसे ही सुख का दर्द। और डिजी रैप्चर का मतलब होता है चक्कर आना। अगला, व्हाट डज सिल्वन मीन, यहाँ पर सिल्वन का मतलब क्या है? तो जो सिल्वन का मतलब यहाँ पर है वो जंगल से जुड़ा हुआ है, यानी कि एसोसिएटेड विद वुड्स, यानी कि फॉरेस्ट। 45 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लाइन एकदम अपने दिमाग में सेट कर लो इसको, ठीक है। नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव शहर, तो इसका अर्थ हुआ प्रकृति ने कभी विश्वास नहीं किया जिस दिल ने उससे प्यार किया, यानी कि जिस इंसान ने भी, जिस व्यक्ति ने भी, जिस दिल ने भी प्रकृति को चाहा, प्रकृति ने भी उसको चाहा, प्रकृति ने उसके साथ कभी कोई विश्वासघात नहीं किया। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? टिंटानाबे से ली गई।
40 नंबर की बात करें तो वेयर इज टिंटानावे लोकेटेड, ये जो टिंटानावे है वो कहाँ लोकेटेड है, तो मनमत शायर बेल्स में ये लोकेटेड है। कहाँ? मनमत शायर बेल्स में। ओके। अगला 48 नंबर की अगर हम बात करें तो विच सीजन, ये रिपीट है, कौन से सीजन में? 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटानावे गए थे, तो समर सीजन में गए थे। अगला देखिए 49 पे, दीज हेज रोज, हार्डली हेज रोज, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना है, तो एलिट्रेशन। क्यों एलिट्रेशन है? देखिएगा एच शब्द की रिपीटेशन बार बार हो रहा है, एच और यहाँ पर भी एच, और देखो ये आर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? एलिट्रेशन, अनप्रयास। दी फ्रेज अबंडेंट रिकम्पेंस, रिकम्पेंस का, अबंडेंट रिकम्पेंस का मतलब क्या होता है आपको ये भी समझना है। यहाँ अबंडेंट रिकम्पेंस का मतलब किसी भी चीज़, एक मुहावरा है प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है। अबंडेंट रिकम्पेंस, कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में हो। ये जो फ्रेज है, मुहावरा है, ये जो शब्द हैं, ये कहाँ दिखाई देते हैं? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटानावे में ये दिखाई देते हैं। अबंडेंट रिकम्पेंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टिंटानावे। क्लियर है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों। ठीक है, चलो अगले पॉइंट।